अध्याय 2, आरंभिक मानव की खोज। ये है। तो पानी अपने साथ में रखिए, और अगर आपको चाय पीने की लत हो या चाय पीते हो तो आप चाय भी पी सकते हैं। मतलब आपको नींद ना आए, आपको लगे कि हम एक्टिव हैं। अब तुषार की रेल यात्रा के बारे में इसमें बताया गया है। तुषार दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपने रिश्तेदार की शादी में। तो बच्चे, क्लास 6 का बच्चा है, चीज़ें जानने की उत्सुकता भी होगी, है ना। जो नए नए बच्चे होते हैं वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो वो जब रेल से यात्रा कर रहा था, दिल्ली से चेन्नई जा रहा था, तो उसको एक सीट मिल गई उसकी, जो खिड़की वाली। तो उसमें देख रहा है कि सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से पीछे जा रही हैं। खेत भी जा रहे हैं, खलिहान भी जा रहे हैं, पेड़ पौधे भी पीछे भाग रहे हैं। तो उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रख के कहा कि जो तुम आज रेलगाड़ी देख रहे हो ना, ये लगभग 100-150 साल पहले से बनी है, बस तो कुछ दशकों के बाद ही बनी है। तो फिर उसने सोचा, तो सर ने, कि जब रेलगाड़ी इतने समय पहले से बनी तो उससे पहले क्या लोग एक ही स्थान पर रहते थे? क्या वो किसी काम के लिए दूसरी जगह नहीं जाते थे? तो वह बताने के लिए आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी ने अध्याय 2 में देखो क्या लिखा है, क्या कहा है। क्या सवाल है इस बच्चे का, इस विद्यार्थी का? क्या इस तरह के सवाल आपके दिमाग में भी आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो आप सही दिशा में हैं, सही सोच पा रहे हैं। देखिए, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? तो देखते हैं। ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह है ना। क्यों घूमते थे? तो बताएंगे क्यों घूमते थे। हम लोग हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। देख लीजिए, आज हम उन्हें आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। आप आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप यही चीज अगर 8वीं की एनसीईआरटी पढ़ते, या 7वीं की एनसीईआरटी पढ़ते, या 9वीं की एनसीईआरटी पढ़ते, ये शब्द जो आप जो लिखा पा रहे हैं ना, ये इससे आप चौंक जाते दिमाग के। अरे क्या आ गया, कौन शब्द है, क्या होता है आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह। अब इसको जानने के बाद आप ऑब्जर्वेशन कर पा रहे होंगे, सोच पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, हाँ आर्किटेक्ट क्या होता है, खाद्य संग्रह क्या होता है। शिकारी और संग्राहक हो गया आर्किटेक्ट संग्राहक। देख लीजिए, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ चिड़ियाँ पकड़ते थे। देख लीजिए, फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। देख लीजिए, हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं भाई, हमारा देश ही ऐसा है ना। हमारे देश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है। इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। देख सकते हैं आप लोग। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते हैं। आज भी कई जानवर ऐसे हैं जो हमसे तेज भाग सकते हैं, हमसे शक्तिशाली हैं आज भी। जैसे शेर हो गया, है ना, तो वो शक्तिशाली है, तेज भी भाग सकता है। चीता हो गया, तो ताकतवर भी है, तेज भाग सकता है, और हम उनसे बचाव भी रखते हैं अपना। बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़ियाँ मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा। आप इनको ऑब्जर्वेशन कीजिए। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं, जहरीले, जिनसे खाने से आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, इंसान की। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती है। देख लीजिए,
अब ऐसे समुदाय में रहने वाले बच्चों के ज्ञान तथा गुणों का वर्णन करो। क्या तुम से ऐसे गुण और ज्ञान है? ये आखेटक यानी आखेटक खास संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। आखेटक और खास संग्राहक के जो घूमने के जो कारण हैं वो कम से कम 4 हो सकते हैं, और उन कारणों को आपके एनसीईआरटी ने भी देखिए कैसे बताया है, कितना डिटेल में पढ़ लीजिए आप इन्हें। पहला कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए यहाँ फिर हिरण और मवेशी अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। देख लीजिए, पहला कार्ड बता दिया, सॉरी दूसरा कार्ड बता दिया उसने। और इसमें अगर एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक अगर वो इंसान रहते थे, वो लोग रहते थे, तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। ये आपके पहले और दूसरे कारण हो गए। तीसरा कारण क्या है इसमें कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। तीसरा कारण। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे के जीवित रहना संभव नहीं होता। ये तो आप भी जानते हैं। पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। सही बात है। यदि कई नदियां और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता तो साथ वो नहीं जाते, लेकिन कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। सही बात। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या बिस्तरों में मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ एक स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। बता दिया उसने, शेट ने पैदल यात्रा करते थे। अब देखिए, अब आप देखेंगे इसमें, तुम स्कूल कैसे जाते हो ये तुम्हें खुद जानना है। तुम अपने घर से स्कूल पैदल जाने में कितना समय लगाते हो? अगर तुम बस या साइकिल से जाओ तो स्कूल पहुंचने में कितना समय लगेगा? ये आप खुद ऑब्जर्वेशन कीजिए। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, हम इसको पढ़ लेते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तु मिली हैं जिनका निर्माण उपयोग आखेटक खास संग्रह किया करते हैं। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। आप देख लीजिए, पत्थर के औजार है और इनमें समय के अनुसार में बदलाव भी हुआ है। का ख दिखाया गया ना, देखो, ये पहले पत्थर के औजार ऐसे थे, अब ऐसे हो गए। कुछ समय बाद पत्थरों के औजारों में परिवर्तन हुआ, अब इस तरह के हो गए। फिर कुछ समय बाद पत्थरों के औजारों में चेंज हुआ, समय में चेंज हुआ, बदलाव हुआ, तो इनकी आकृति ऐसे हो गई। और फिर बदलाव हुआ तो इस तरह के हो गए। देखिए आप लोग, काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हैं। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। यहाँ पत्थरों के औजारों के कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों की एक सूची बनाओ जिनमें इस तरह के औजारों काम आते हैं। बताओ कि इनमें से कौन कौन से काम सामान्य पत्थरों से किए जा सकते हैं। कार से उत्तर दीजिए, आप दीजिए, कमेंट करिए आप लोग। पढ़ने में आपको अच्छा लग रहा होगा कि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आप बेसिक चीज़ों को कवर कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा करेंगे, ये हमें उम्मीद है आप लोगों पर, क्योंकि संस्थान की जो उम्मीद है आप लोगों के ऊपर टिकी हुई है, और आपकी उम्मीद हमारे ऊपर है। ये अच्छा कराएंगे तो हम आपको 100% अच्छा कराएंगे, और ऐसा कराएंगे जो आपके परीक्षा में क्वेश्चन आपका बन जाए, गलत ना हो। तो देखिए आगे, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस
काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और पाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। तो कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी, लेकिन लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। आप देख सकते हैं इसे। एक वृक्ष पेड़ की ये उस समय का मानव पत्थर से उसकी जड़ें खोद रहा है। इस चित्र में मानव उस समय की खाल को सिल रहा है अपने वस्त्र के रूप में यूज करने के लिए। देख लीजिए, पत्थर के औजारों का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। और दाएं इस चित्र में जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। देखिए आप लोग, अब रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को आप देखेंगे, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे परास्थल हैं जहां पर आखेटक यानी खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक या खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई परास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। देखिए आप लोग, आप इस चित्र में देखेंगे कश्मीर वाला इलाका है यहाँ बुरजोह में, ये पाकिस्तान वाला इलाका है यहाँ मेहरगढ़ है, और ये मध्य प्रदेश भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, कोल्हेवा, महगढ़ा, चिराद, दाऊजलगी, हेडिंग, कोलकाता, मुंबई, इनाम गांव, हुसगी, कुरनूल गुफाएं, ये आपके प्राचीन स्थल है। ये ब्रह्मगिरी है, ये पेयमपल्ली है, ये हल्नूर है। और देखिए इसमें नदियां तो आप देख ही चुके हैं पहले। इनमें संकेत दिए हैं कि जो लाल त्रिकोण है उसे हम परापाषाणिक स्थल बोलते हैं, परास्थल बोलते हैं। और जो नवपाषाणिक वाला ये चिन्ह दिखा गया है, नीला वाला है ना, नवपाषाणिक परास्थल, महापाषाणिक परास्थल ये वाला है, और आरंभिक गांव ये वाला दिखाया गया है। और जो आधुनिक नगर हैं वो इस तरह से दिखाए गए हैं। आप देखिए, क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। देख लीजिए आप लोग, हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं कि जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे। क्यों छोड़ गए होंगे? क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे, या साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। भीमबेटका देखेंगे, हमारा आधुनिक मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। आवासीय परास्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे बेस्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? आप जी चित्र देख लीजिए, आपको इसमें क्या दिख रहा है? गुफा दिख रही है आपको, लेकिन ये चित्र है उस समय के लोगों के, जो अपने दीवार पर करते थे, रखते थे, पेंटिंग करते थे उस समय के लोग। अब देखिए परास्थल क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। परास्थल परास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए थे। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन परास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। अब देखिए पाषाण और औजारों का निर्माण कैसे करते हैं। पाषाण औजार निर्माण यानी कि पत्थरों का औजार होते हैं, पत्थर के जो औजार होते हैं उनका निर्माण कैसे करते हैं। देखिए आप चित्र को देखिए, ये इस पत्थर के ऊपर चोट मार रहे हैं, जिससे क्या होगा, इसकी जो आकृति जिस तरह चाहते हैं वो उस तरह का उपकरण बना सकेंगे, औजार बना सकेंगे।
पाषाण उपकरण कैसे बनाए जाते थे, इसके लिए अपनाई गई 2 तकनीकों में से एक यहाँ दर्शाई गई है। बताओ ये कौन सी तकनीक है। देखिए, पाषाण उपकरणों को प्राय 2 तरीकों से बनाया जाता था। नंबर 1, पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने पर, चोट देने पर पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सल्क निकाले जाते थे जब तक वांछित आकार वाला उपकरण ना बन जाए। नंबर 2 इसमें है, दूसरे तरीकों को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं, जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। तो भी आप एक बार फिर पढ़ सकते हैं एक बार। अब इसमें हम देखते हैं आग की खोज कैसे हुई, वो बताया जा रहा है। मानचित्र में आप देखेंगे कि कुरनूल गुफा ढूंढेंगे आप उसमें, तो पृष्ठ संख्या 14 पर यह चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं, राख के अवशेष। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए या मांस पकाने के लिए या खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए या आदि कामों के लिए आग का उपयोग किया गया होगा, ये बताया जा रहा है इसमें। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, आप बताइए। बदलती जलवायु के बारे में हम पढ़ेंगे कि बदलती जलवायु क्या है। कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। फिर क्या हुआ, इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। देखिए आप लोग, एनसीईआरटी क्या बता रही है आपको। आज भी जीत कछुओं की दौड़ से चल रहे हैं ना, उनकी जीत हो रही है। खरगोश रफ्तार से दौड़ने वाले लोगों की जीत आज भी नहीं हो रही है। चीता वही है, लगातार मेहनत रखी, आपने देखा होगा ना। अब देखिए, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। देखिए, जानवरों को पालतू कैसे बनाया वो यहां से सीखेंगे हम। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों, या साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी ना। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। नाम और तिथियां देखेंगे आप लोग। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरापाषाण काल कहते हैं। यहाँ यह 2 शब्दों पुरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बना है। देखिए आप लोग, पुरापाषाण का मतलब हो गया प्राचीन। यह नाम प्रास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से और 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। देखिए आप लोग, बता रही है आपको एनसीईआरटी। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण युग। देखिए, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। देख लीजिए आप लोग, जिस समय हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसको मेसोलिथ कहा है ना, यानी कि मध्य पाषाण।
इसका समय लगभग 12,000 साल से पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ प्रापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते। देख लीजिए, एनसीईआरटी हर चीज बता रही है उस समय क्या क्या उस समय हो रहा था। विश्वास कीजिए, यहाँ से आपको यूपीएससी में आईएएस की परीक्षा जो 25 मई 2025 को होने वाली है, सीधे सीधे प्रश्न कुछ मिलेंगे आपको यहाँ से इतिहास में। हमें पता है यूपीएससी में इतिहास बहुत बड़ा रोल अदा करता है, स्टेट पीसीएस में भी रोल अदा करता है। यहाँ से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं, मेंस लिखोगे, जीएस पेपर 4 एथिक्स निबंध लिखेंगे आप इसी से, इंटरव्यू में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आप इतिहास को नहीं छोड़, इतिहास को डर खत्म करने के लिए आपके संस्थान नंदिनी आईएएस ने आप लोगों के लिए यह कार्यक्रम कैसा रखा है। देखिए कैसा स्ट्रक्चर किया आप लोगों के लिए, आप समझिए। पृष्ठ 13 पर बने चित्र देखें। इस दौरान बनाए गए औजारों में तुम्हें कोई बदलाव दिखाई देता है? अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है, इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। अगले अध्याय में तुम नवपाषाण युग के बारे में पढ़ोगे। नवपाषाण का क्या मतलब होता है? देखो क्या होता है, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में इनके क्या नाम रहे। देखिए आप लोग, साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। आगे देखेंगे शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है। पत्थर पर जो चित्रकला मिलती है उससे हमें क्या पता चलता है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं, आप चित्र में देख सकते हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। देखिए एक सेल पर जो चित्र बना है ना, इस चित्र के बारे में आप बताओ। सजीव चित्रण है, ये जानवर है, ये इंसान है। आपको यही दिख रहा है कि कुछ और दिख रहा है? कमेंट बॉक्स में आप एक्टिव रहिए, पानी यानी पीते रहिए आप लोग, है ना। कौन क्या करता था इसे पढ़ेंगे। हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल फूल का संग्रह किया करते थे, ये पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी या पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन दो बातें हो सकती है, महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। देखिए आप लोग, यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलावा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं की रही होगी। अब आप देखेंगे एक चीज और सीखेंगे इसमें, तो भारत में शुतुरमुर्ग जो पक्षी है के बारे में सीखेंगे। इस समय उस समय में इनका क्या योगदान था, क्या योगदान था। देखिए भारत में प्रापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। पर ये क्वेश्चन अगर आ जाता तो जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो उनका तो गलत हो जाता, लेकिन आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपका गलत नहीं होगा हमें, ठीक है। महाराष्ट्र के पटने प्रास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं, इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिला है। अंडे, इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। अगर सवाल आ जाता क्या शुतुरमुर्ग के अंडों से मनके भी बनते थे, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता आपने या किसी परीक्षा में,
जिन्होंने पढ़ा है वो तो सही कर देंगे, जिन्होंने पढ़ाई नहीं क्या सही क्या कर लेंगे? मानव कहाँ विकासशील होगा, कहाँ उनमें विकास होगा? प्रमुख के अंडे पर जेल बनाते होंगे तो के मन के बनते होंगे, कहाँ उनको पता होगा? तो तुमको पता है। इन मनकों का उपयोग किस लिए किया गया होगा? आज हमें शुतुरमुर्ग कहाँ मिलते हैं? खुशकी का सूक्ष्म निरीक्षण करें। मानचित्र पर देखेंगे 2 पर, तो खुशकी ढूंढिए आप, पृष्ठ 14 पर है। यहाँ पर पाषाणों के कई परास्त्र मिलते थे। कुछ परास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। आपके पढ़ रहे हैं। कुछ छोटे परास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ परास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। देखिए आप लोग, क्या तुमने दूसरे प्रकार के परास्थलों के नाम बता सकते हैं आप? आइए कमेंट में। आप अन्यंत्र देखेंगे अपने एटलस में, एटलस आप मानचित्र देखिए ना, वहां पर आप फ्रांस की एक गुफा है, तो वहां पर इस परास्त्र की खोज लगभग कितने साल, 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। देखिए इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। देखिए आप लोग, इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेड़ा, रेनडियर, बारहसिंगा सुअर और गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लोह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। तो कैसे बनाया जाता था अब देखेंगे। लोह अयस्क जो रंग बनाते थे तो किससे, लोह अयस्क से, चारकोल खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। उन्होंने ऐसा कलर बनाया वो आज भी नहीं छुटा, देख लीजिए वर्षों हो गए। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। अपना मान, क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो? देखिए, अब बताओ कि ये कौन से किस जानवर का चित्र है, बताइए आप लोग। आज भी जीत कछुओं की हो रही है, खरगोशों की नहीं। कछुआ निरंतर दौड़ करता रहता है, खरगोश दौड़ करके आराम करता है। इस वजह से आज भी जीत कछुओं की हो रही है। इस आईएएस की, आईएएस की भारत की सबसे बड़ी परीक्षा है। उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट करने के लिए आपके संस्थान नंदिनी आईएएस ने आप लोगों के लिए कार्यक्रम है। आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपसे यही उम्मीद, और हम आपके साथ बने रहेंगे जब तक आपकी परीक्षा सफल नहीं हो जाती। तब तक आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, वनडे से लेकर CIS जो भी कर रहे हो, यहाँ से सभी परीक्षाओं में सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। और बिहार PCS RO एग्जाम में तो व्यास का कमजोर है, तो वो परीक्षा क्वालिफाई मुश्किल ही कर पाएगा। ये आप हमारे साथ बने रहे, आप अपनी परीक्षा को एक विद कॉन्फिडेंस के, बिना डर के, बिना झटक के हमारे साथ करके आप अपनी परीक्षा से क्वालिफाई करेंगे, लोग आपका नाम लेंगे। तो थोड़ा ही बचा है चैप्टर 2 हमारा, के आगे हम आगे की कक्षा में करेंगे। तो अब देखिए इसमें हमारे उपयोगी शब्द हैं। देखिए, आपने आखेटक खाद्य संग्रह पढ़ा है, और इसका मतलब भी आप लोग जानते हैं क्या होता है। आप लोगों ने परास्थल पढ़ा है, क्या होता है परास्थल?
ये भी जानते हैं आप लोग। आप लोगों ने उद्योग स्थल पढ़ा है, आप लोगों ने आवासीय स्थल पढ़ा है, आप लोगों ने पाषाण भी पढ़ा है, मध्य पाषाण भी पढ़ा है और लघु पाषाण भी पढ़ा है। इन चीज़ों के बारे में आप लोग जान चुके हैं और जानने के लिए हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, है ना। अब देखिए कुछ हमारी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इसको देख लेते हैं और आप इन तिथियों को नोट भी कर सकते हैं। मध्य पाषाण युग देखिए, इसमें 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले का समय बताया गया मध्य पाषाण में। दूसरा देखिए आप इसमें नव पाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले से। तो आज हमारे एनसीईआरटी के 2 चैप्टर कवर हो गए हैं और हमने बड़े डिटेल से, बड़ी गहराई से पढ़ा है, क्योंकि एनसीईआरटी ने आपको हर चीज़ बता दी है। और इसके बाद हम जो आगामी क्लास होगी हमारी, उसमें हम अपने अध्याय 3 को पढ़ेंगे।